नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। देश में 12वीं शताब्दी में 2 गांवों के दान से शुरू हुए एक प्रथा के कारण पिछले 2 दिनों से देश की संसद में घमासान चला। उसी पर पिछले 1 साल से आरोप सड़कों पर गूंज रहे हैं कि मुस्लिम आइडेंटिटी खतरे में है। देश का हिंदुओं के बाद सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय खतरे की इंटेंसिटी ढूंढ रहा है। मामला बड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा को बताया कि देश के वक्फ बोर्ड्स के पास 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन थी और 2013 में वक्फ कानून के कांग्रेस सरकार द्वारा बदले जाने के बाद से पिछले 12 सालों में ये 21 लाख एकड़ बढ़ गई, यानी 39 लाख एकड़ हो गई। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। पुष्टि इस बात की है कि वक्फ के पास 8,70,000 प्रॉपर्टीज हैं और इनमें से अचल जमीन 9 लाख एकड़ से अधिक है। अगर इसकी तुलना करें तो इसका साइज दुनिया के 30 देशों से ज्यादा होगा। इतना बड़ा एरिया 20 करोड़ इस्लाम को मानने वाले डेडली ब्लेंड है जिससे राजनीति परे रह ही नहीं सकती। कल हमने बताया था कि कैसी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं वक्फ मामले पर। हमारी पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मगर आज देखना यह है, जरूरी है कि कितना बड़ा है वक्फ का साम्राज्य और कितना जटिल है उसकी मिल्कियत का मामला सुलझाना। आप जिसके साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर यह कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो मोदी सरकार लाई थी, इस वादे के साथ कि वक्फ की जमींदारी, दादागिरी और खुद मुख्तियारी को दुरुस्त करना होगा, वो गुरुवार को राज्यसभा में लंबी बहस के बाद पास हो गया। बुधवार को 12 घंटे की डिबेट के बाद ये लोकसभा में पास हुआ था, यानी अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और जल्द कानून बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए राज्यसभा में बिल के पक्ष और विपक्ष में क्या कहा गया। ये बात तो मैं जरूर कहूंगा क्योंकि हम लोग इस महान सदन में बैठे हैं। 2013 में 123 प्रॉपर्टी को तो उस समय सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया और स्टेटमेंट मीडिया में भी है कि ये पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अब सोचिए सर, अगर वो सरकार कंटिन्यू रहता, नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते तो कितना खतरा मंडरा रहा था हमारे सर के ऊपर में। आप सोचिए। हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है मान्यवर, वो सौतेली मां है। आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं, नहीं। कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। सर, ये एल्गोरिथम किसने बदल दिया, ये मैं बताना चाहता हूं। इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं, मुस्लिम पॉलिटिक्स की सोच क्या थी, हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है, मैं बताना चाहता हूं। सर, पिछले 30-35 सालों से हुआ खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, कहा गया बीजेपी आएगी उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर, बीजेपी आने के बाद उत्तर प्रदेश में जानते क्या हुआ? सर, 22 साल से शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे और मदे साबा का जुलूस नहीं निकलता था, शिया समुदाय का मदे साबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद कहा गया केंद्र में भाजपा आएगी तो खा जाएगी। सर, अटल जी की सरकार आई, इतनी शानदार स्थिति रही। उसके बाद कहा गया गुजरात में आएगी तो भाजपा खा जाएगी। सर, गुजरात का मुसलमान आज सबसे समृद्ध मुसलमान है, सबसे ज्यादा जकात वहां से आता है। उसके बाद कहा गया मोदी जी की सरकार आएगी तो क्या होगा? सर, मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साथियों ने बताया है अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला है। कल AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बिल को फाड़ा था सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के रूप में। अखिलेश यादव और अमित शाह की हंसते हंसते नोकझोंक हुई थी। राज्यसभा में भी डीएमके के तिरुचि शिवा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपस में उलझ गए। When Tiruchi Shiva
was searching for vikas, sabka sab vikas. He knows it, sabka saath, sabka vikas. But because Sanjay Singh ji is sitting next to him, he could sort of create an impression that he is no good in Hindi. He sings Hindi film songs and sabka saath dhoond raha hai. I have heard already. Sir, I sing songs. But many of my friends, I should say, Mr. Bagal ji is not here. He is the one person who made me to sing Hindi songs. With the help of English lyrics, I would be singing. आपने गाया था मुझे सदियों से तुमसे प्यार है, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने सुना आपका गाना। नए नवेले सेक्युलर उद्धव सेना के संजय राउत ने एक तीखा मुद्दा उठाया। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सर, डिफेंस की जमीन आपने बेच दी अयोध्या में, किसको बेच दी? तो आपका पूरा ध्यान जो है, ये जो 2 लाख करोड़ की जमीन है, प्राइम लोकेशंस, वो किसको देने वाले हैं आप? या तो खरीदने वाले एक ही, बेचने वाले भी 2 है, खरीदने वाले भी 1 है। ऐसा ही मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा ने उठाया। The present Prime Minister wants to put a seal not to allow this donor's property which is given for a particular purpose to a community that should not be swallowed by rich people. लोकसभा में बुधवार को किरण रिजिजू, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इकोनॉमिक सवाल उठाया था कि एक तरफ वक्फ बड़ा जमींदार है तो दूसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले देश में बेइंतहा गरीब हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? अब देश में 30 के करीब वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, उसके अनुसार ये पोर्टल है एक। सबसे पहले वक्फ की प्रॉपर्टीज को संचालित करने वाले कानूनों को देख लेते हैं। इनमें 3 फेज हैं इस देश में। इतिहास अगर देखें पूरा, एक फेज है मुस्लिम शासन का, एक अंग्रेजों का शासन और एक आजादी के बाद का निजाम। तो सबसे पहले मुस्लिम रूल जब था देश में, तब वक्फ पर बादशाह का कंट्रोल था। सूबेदार जो थे वो ग्राउंड लेवल पे वक्फ को चलाते थे, पूरा जो सिस्टम था उसको चलाते थे। उसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान आए, तो वक्फ का जो ब्रिटिश पीरियड था उसमें विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। 1810 में बंगाल कोड रेगुलेशन वक्फ के किराए से मस्जिद, मंदिर और बिल्डिंग्स का रखरखाव के लिए एक रेगुलेशन आया। उसके बाद पहला वक्फ लॉ जो था वो 1913 में आया। उसमें मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना। वक्फ पर पहला कानून था ये। वक्फ अलाल उल औलाद शुरू हुआ, जिसे फैमिली वक्फ कहते हैं। इनहेरिटेंस डिस्प्यूट जो है उसको खत्म करना इसका मेन एम था। 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट आया। वक्फ को रेगुलेट करने का ये पहला प्रयास था। ट्रस्टीज को अकाउंट देना जरूरी कर दिया गया। इसके तहत 1930 आया मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। 1930 को परिवार के वक्फ को रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडिटी मिली, यानी पहले से जो था उसको वैलिडिटी दी गई। 1934 में बंगाल वक्फ एक्ट 1934 आया। वक्फ का सुपरविजन यहां से शुरू हुआ। बंगाल वक्फ बोर्ड बना। 1936 में यूनाइटेड प्रोविंस मुस्लिम वक्फ एक्ट बना। यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश जो आज का है, उसके इलाके और भी थे। 1943 दिल्ली वक्फ बोर्ड बना। अब ये हुआ अंग्रेजों के काल में। आजादी के बाद जो वक्फ का मामला है, पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट 1954 बना। वक्फ को रेगुलेट एंड मैनेज करने के लिए यह एक्ट बना था। आमदनी का इस्तेमाल धार्मिक काम के लिए हो, इसके लिए बना था। उसके बाद 1959, 64 और 69 में अमेंडमेंट हुए तमाम वक्फ एक्ट में। 1976 वक्फ इंक्वायरी कमेटी बनी। 1954 के एक्ट की जांच शुरू हुई। करप्शन, एनक्रोचमेंट और रिफॉर्म पर काम शुरू हुआ। 1984 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, मगर ये कमजोर था। इसको देखते हुए 1995 में नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो वक्फ एक्ट लाई। अब 1954 का जो एक्ट था खारिज कर दिया गया।
2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई। ये रिपोर्ट इसने एनालाइज किया तमाम माइनॉरिटीज के इश्यूज को। उसमें यह कहा कि वक्फ में मिसमैनेजमेंट है। 2008 आया, वक्फ पर जेपीसी बनी एक, के रहमान खान कांग्रेस के जो नेता थे वो चेयरमैन थे। रिपोर्ट ने जोर देकर कहा ट्रांसपेरेंसी, बेटर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्यूटराइजेशन वक्फ प्रॉपर्टीज की जो है उसकी जरूरत है। 2013 आया, ये साल सबसे क्रिटिकल था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया। इसमें वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए प्रोफेशनल्स की बात की गई, मगर यह सबसे विवादित कदम था वक्फ के इतिहास में। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैं एक आपको पुराना नोटिस दिखा रहा हूं। अखबारों में सन 2014 का है ये, तारीख थी 5 मार्च 2014। इसके जरिए दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज जो थी वो सरकार ने उससे अपना क्लेम हटा लिया और उन पर वक्फ का हक हो गया। तारीख फिर देखिए 5 मार्च 2014। उस साल 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए 9 फेज में 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक, यानी वक्फ के लिए यूपीए सरकार ने जो तोहफा दिया वो एग्जैक्टली 1 महीने यानी 31 से 32 दिन पहले था। यह फैसला जो है पिछले 2 दिनों से कंट्रोवर्शियल रहा है। पार्लियामेंट में बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और ब्लेम किया है कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम था कांग्रेस पार्टी का और चुनावों से ठीक 25-30 दिन पहले ऐसा करके मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया था। लेकिन बहरहाल 2014 में कांग्रेस को यह भी फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन पूरे देश में वक्फ पर अलग अलग सरकारों की हरकतों के चलते 1913 से अगर देखें तो असर क्या पड़ा है, ये आज की स्थिति इस पे देख लेते हैं। इस देश में आज पूरे देश में 8,72,324 वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन जरूरी यह है कि आपको बताएं कि ये जमीनें किस फॉर्म में और किस कैटेगरी की है। तो इस 8.7 लाख में से 1.5 लाख यानी 150,569 प्रॉपर्टीज जो हैं उस पर कब्रिस्तान है। ऐसा नहीं कि वहां कुछ और हो रहा है, यानी 17% वक्फ की जो पूरे देश में प्रॉपर्टी हैं जो किसी भी कैटेगरी में हाईएस्ट हैं उस पे कब्रिस्तान है। जो मस्जिदें हैं, मॉस्क हैं, वो मेजर शेयर होल्ड करते हैं। 8.7 लाख में 1.19 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो मॉस्क है, यानी 14% टोटल होल्डिंग का। इसके अलावा कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स, मकान, ये वक्फ के ओनरशिप के तहत हैं। 1.3 लाख शॉप्स हैं, 92,000 के करीब मकान हैं। यानी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनका इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन हो रहा है। सरकार ने इस पर मुद्दा बनाया था कि इतनी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी है और इतने सालों में साल भर में सिर्फ 160-70 करोड़ की कमाई होती है, इसका बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। अब एग्रीकल्चरल लैंड जो है वक्फ के पास वो 1.4 लाख की है। इसमें वक्फ जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है लैंड होल्डिंग पैटर्न्स में, और ये करीब 16% है पूरी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसका। इसके अलावा दरगाह, मज़ार और जो मकबरे हैं वो करीब 33,492 के करीब प्रॉपर्टीज है। अब यहां से देखते हैं कि किस राज्य में वक्फ की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसकी संख्या है 2.32 लाख, यानी 27% पूरे देश की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं वो उत्तर प्रदेश में है। वेस्ट बंगाल अगला नंबर है, वो है 80,000 पे, पंजाब 75,000, तमिलनाडु 66,000, कर्नाटक 62,000। यही नहीं, वक्फ के लिए बना जो वामसी पोर्टल है, ये देखिए वो है, उसकी देश में वो कहता है कि कुल देश में 59,000 के करीब प्रॉपर्टीज जो हैं वो एनक्रोच्ड हैं, उन पे कब्जा है। तो जो आरोप लग रहे हैं वक्फ बोर्ड को, उस पे वामसी पोर्टल देखिए क्या कहता है कि 59,000 पे कब्जा है, उनमें से सिर्फ 5200 के करीब पर एनक्रोचमेंट के केस हैं। ये देखिए पूरे देश का नक्शा है। देश में सबसे ज्यादा एनक्रोच प्रॉपर्टीज हैं पंजाब में, हालांकि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एनक्रोच्ड हैं पंजाब में, यानी इनको मैं ईपी बुलाऊंगा, एनक्रोच प्रॉपर्टीज।
तो पंजाब में 42,000, वेस्ट बंगाल में 3,000, जम्मू एंड कश्मीर में 1800 के करीब, महाराष्ट्र में 1800 के करीब, आंध्र प्रदेश में भी 1800 के करीब एनक्रोच प्रॉपर्टीज हैं। अब सबसे ज्यादा केस कहां चल रहे हैं? तेलंगाना में 2400, आंध्र प्रदेश में 844, मध्य प्रदेश में 155, तमिलनाडु में 131, महाराष्ट्र में 126। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, राजस्थान में ऐसे केसेस नहीं हैं। लेकिन आगे का मामला और पेचीदा हो जाता है। पिछले दिनों में वक्फ का मुद्दा जो है वो राजनीतिक फुटबॉल बना और उसके बाद से एक एक करके विवाद सामने आने लगे। केरल के कोची में चेरी गांव का मामला देखिए। 1902 में इस गांव की जमीन सिद्दीक सयात नाम के एक व्यक्ति ने दान में दी फेरोक कॉलेज को। 1975 में कॉलेज को लीगल हक मिल गया, कोर्ट कचहरी चल रहा था। 1989 से कॉलेज ने जमीन गांव वालों को बेचनी शुरू कर दी, लेकिन 2022 में वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। गांव के 610 परिवार इविक्शन के डर से सहमे हुए हैं और बिशप काउंसिल और जो वहां की जो चर्च है उन्होंने कंप्लेंट की है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से, और ये उन्होंने अपने बयान में बोली भी थी बात। तमिलनाडु में एक गांव के मामले पर गजब बवाल हुआ। यह तिरुचेंथुरई विलेज गांव है, कावेरी नदी के किनारे है, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। वक्फ बोर्ड ने इस गांव में एक दावा ठोका कि हमारा है जमीन, जबकि पूरा गांव कहता है कि उसमें स्थित गांव और जो सुंदरेश्वर मंदिर है वो 1500 साल पुराना है। ईदगाह ग्राउंड है बेंगलुरु में। वक्फ बोर्ड कहता है कि ईदगाह ग्राउंड जो था वो वक्फ हुई थी प्रॉपर्टी, उसका स्टेटस बहुत पुराना है, 1850 से चल रहा है। सरकार के रिकॉर्ड कहते हैं कि ऐसा कोई ऑफिशियल टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है मुस्लिम संगठनों को। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो बिल्डिंग है सूरत में, गुजरात में, वक्फ बोर्ड आर्ग्यू करता है कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो बिल्डिंग थी वो हिस्टोरिकली एक सराय थी जहां पिलग्रिम यानी जो तीर्थयात्री थे वो आकर के मुगल पीरियड में ठहरा करते थे। बाद में प्रॉपर्टी ब्रिटिश कंट्रोल में आई और फिर भारत सरकार के पास आई। अब एक इंटरेस्टिंग मामला बेंगलुरु का और है। आईटीसी विंडसर नाम का एक बहुत ही बेहतरीन होटल है, 5 सितारा होटल है, वहां पे एक डिस्प्यूट हो गई। जो कर्नाटक का वक्फ बोर्ड है वो कहता है कि होटल जो है वो वक्फ की लैंड पे बना है और उसके लिए एविक्शन की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और उसमें मामला झगड़ा चल रहा है। अब इस विवाद में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट भी हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसने वक्फ बिल का अध्ययन करके सुझाव दिए, उसकी रिपोर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि देश में 255 संरक्षित स्मारक हैं, यानी लिस्टेड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। उसकी एक सांकेतिक सूची बनी है जिन्हें वक्फ की सूची में लिस्ट किया गया है, यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स 275 वक्फ की सूची में। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली में तो हैरत अंगेज है। दिल्ली में वक्फ ने 75 महत्वपूर्ण स्थलों पर दावा किया है, जिनमें से ज्यादातर मुगलकालीन स्मारक हैं। अब इनमें सुनिए शामिल क्या क्या है। जमाली कमाली की मस्जिद है और मकबरा है, फिरोजशाह कोटला, इसकी शेष दीवारें, बुर्ज, प्रवेश द्वार, बाग, पुरानी मस्जिद, कुआं, अन्य सभी ध्वस्त इमारतें वक्फ क्लेम करता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में है, इसकी दीवारें, बुर्ज, दरवाजे, पुल, साथ ही दाऊद खान का मकबरा। अग्रसेन की बावली, ये दिल्ली के हेली रोड के पास है, मशहूर है दिल्ली वालों और टूरिस्ट के बीच में। पुराना किला मथुरा रोड पर, कुछ लोग इसे भले ही पांडवों का किला कहते हो, मगर पुष्टि जो इस बात की है हिस्टोरिकली कि ये मुगल पीरियड में बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स में से एक है और कहा यह जाता है कि हुमायूं मकबरे का जो आर्किटेक्चर था उसी को देख करके ताजमहल बना था। नीला गुंबद निजामुद्दीन पे एक चौराहे पे बना हुआ है, ये बड़ा प्रोमिनेंट लैंडमार्क है दिल्ली का। कुतुब पुरातत्विक क्षेत्र जो है, कुतुब आर्कियोलॉजिकल एरिया, जिसमें मस्जिद, लोहे का खंबा जो सम्राट अशोक के टाइम का है, कुतुब मीनार, अधूरी मीनार, सभी स्तंभ, मेहराबें, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाउद्दीन का मदरसा, इमाम जामिन का मकबरा आदि सब शामिल हैं इस लिस्ट में। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा मथुरा रोड पे। अब आइए कर्नाटक। कर्नाटक में वक्फ में
59 स्थानों पर दावा किया है, जिसमें क्या क्या शामिल है? बिदर का किला शामिल है, गुलबर्गा का जो किला है वो शामिल है, गुम्बद जिसमें टीपू सुल्तान का मकबरा स्थित है, यह श्रीरंगपट्टनम मांडव्या में है, उस पर दावा है। गुजरात अहमदाबाद में वक्फ ने 38 संपत्तियों पर दावा किया है, जिनमें शामिल है सीदी सैयद मस्जिद, प्रोमिनेंट लैंडमार्क है, दरिया खान का मकबरा, शाह आलम का मकबरा। इसके अलावा गुजरात में वक्फ ने 19 और संपत्तियों पर दावा किया है, जिसमें केवड़ा मस्जिद है वडोदरा में जो शामिल है, यह भी एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। उत्तर प्रदेश में वक्फ ने 37 संपत्तियों पर दावा किया है, जिनमें शामिल है असफुद्दौला मस्जिद लखनऊ में, ये बहुत ही प्रोमिनेंट लैंडमार्क है और जो लखनऊ के नवाब थे उनके छोड़े गए मॉन्यूमेंट्स में एक बड़ा फेमस है। शुजाउद्दौला का मकबरा फैजाबाद में है। अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वक्फ ने 14 स्थानों पर दावा किया है, जिसमें शामिल है दमदी मस्जिद अहमदनगर में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। हरियाणा में वक्फ ने 5 जगहों पर दावा किया है, जिसमें शामिल हैं काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। राजस्थान में वक्फ की निगरानी में 4 स्थल हैं, जिनमें शामिल हैं जामा मस्जिद आमेर जयपुर के पास। श्रीनगर में वक्फ ने 3 संपत्तियों पर दावा किया है, जिनमें खानकाह मौला मस्जिद है। अब वापस वर्तमान में लौट चलते हैं साहब। लाखों प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, लाखों एकड़ की फैली जमीन है, हजारों लाखों विवाद हैं। इन्हीं मामलों को सुलझाने और इतने बड़े सिस्टम को सुधारने के लिए अंग्रेजों के समय से कानून बन रहे हैं। मगर कहावत है ना साहब कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। आप वक्फ के भीमकाय मामलातों को सुलझाने के लिए अब एक और कानून देश में सामने आ गया है, जल्द ही लागू होगा। अब गालिब साहब ने कहा है कि देखिए पाते हैं उस शाक बुतों से हम क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।